हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखे थे और उनके बारे में बताया था ये कैसे आए। ये हमने बताया था जस्ट जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है वो डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे सिंपल, ठीक है। आज हम जो इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार कोई भी क्वेश्चन लेते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है 3t² माइनस 2t प्लस dt। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस प्लस जो है इनको सबको अलग अलग कर लो, 3t² को अलग, 2t को अलग और 1 × dt मतलब dt सिंपल अलग आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं और इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 मतलब 3/3 पावर में 1 ऐड किया और जो पावर बनी वही अपॉन में रहेगी, माइनस ये साइन एज इट इज आएगा। फिर इसमें पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी को अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन सिंपल t हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो ये आ गया t³ माइनस t² प्लस t, ठीक है। और एक कांस्टेंट भी लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। अच्छे मतलब इसमें लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत हमारे काम में आएगा, सिंपल करेंगे, इसमें ज्यादा लेवल पे नहीं जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन कर रहा है sin 2x का। अब sin x का तो हमें आता है, sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस cos x। sin x का क्या होता है माइनस cos x, फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो sin x का माइनस cos x लिखा हुआ है। हमें sin 2x का करना है तो इसमें क्या करते हैं, sin x नहीं यहाँ 2x है तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लो लाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को मान लेंगे t, तो इसको t मान लिया। अब इसको t कंसीडर करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। तो डिफरेंशिएशन करो, 2x का डिफरेंशिएशन dx और t का dt, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, x के रेस्पेक्ट में जाएगा तो 2x का 2 हो जाएगा और t का dt/dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर, तो 2x का 2 और t का dt/dx, ये इधर आएगा 2dx और ये dt, ठीक है। और 2 को अपॉन में ले आते हैं इधर, तो देखो सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, 2x की जगह लिख देंगे t और dx की जगह लिख देंगे dt/2, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं इस जगह, तो देखो कैसा दिखेगा, sin 2x की जगह तो आ गया t और dx की जगह आ गया dt/2, कांस्टेंट 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब sin x का होता है माइनस cos x, तो sin t का क्या हो जाएगा माइनस cos t, ये कांस्टेंट लगा दिया। फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 2x, तो ये हो गया माइनस cos 2x/2। तो sin 2x से करना है तो क्या किया, 2x को t मान लिया हमने, एक बार डिफरेंशिएट किया, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, dx का अलग वैल्यू आएगी, तो dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, t की फॉर्म में कुछ लिखेंगे। तो 2x = t, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो 2x की जगह 2 आ जाएगा और t की जगह dt/dx, फिर dx की वैल्यू ये पुट कर देंगे और 2x का वैल्यू t, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कैसे करना है, यहां से इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, sin x का माइनस cos x होता है तो sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x, और अपॉन में क्या करना है, अपॉन में ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 2x जो लिखा हुआ है इसको एक बार क्या करो, डिफरेंशिएट करो। 2x को एक बार क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन में करना है तो 2x को डिफरेंशिएट कर दो, तो अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन 2, देखो क्या किया, sin x का माइनस cos x, sin 2x का माइनस cos 2x,
और यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है x की जगह जो भी वैल्यू है उसको अपॉन में डिफरेंशिएट करना है। हम डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे sin x का cos x, तो sin 2x का cos 2x, और मल्टीप्लीकेशन में इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो इसका डिफरेंशिएशन 2। तो वहां मल्टीप्लीकेशन में कर रहे थे, यहाँ किस में कर रहे थे, डिवीजन में, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है इसमें। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो मुझे करना है cos 3x का करना है मुझे, तो cos 3x का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से कर ले। डायरेक्ट मेथड से cos x का होता है sin x, तो cos 3x का sin 3x, और 3x को अपॉन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो cos 3x का क्या होगा, sin 3x प्लस 3। सिंपल है, हो गया आराम से। ठीक है, और जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है cos ओमेगा t dt, इसका करना है तुम्हें। थर्ड वही sin x का माइनस cos x और cos x का sin x, तो cos x का sin x होता है, तो cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t, बस cos ओमेगा t का sin ओमेगा t। ठीक है, इसको ओमेगा रीड करना है, w रीड नहीं करना, ओमेगा ही है, तो cos ओमेगा t का sin ओमेगा t, और अपॉन में इस ओमेगा t को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos ओमेगा t का sin ओमेगा t, और इस ओमेगा t को डिफरेंशिएट करो, तो ओमेगा कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा, तो cos ओमेगा t ये हो गया। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है 1/2t माइनस 3 dt, इसको करना है तुम्हें सॉल्व। तो देखो यहां पर जब हम देखेंगे वेरिएबल, यहाँ t भी ले सकते हो, चाहो तुम x भी ले सकते हो, तो यहां पर देखेंगे इसकी पावर कितनी है, 1। अगर पावर 1 है अपॉन में अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में होगा। लॉग का फॉर्मूला लिखा था हमने 1/x dx। ठीक है, तो इसका होता है log x होता है, x का क्या होता है, log x होता है। अपॉन में 1 पावर है तो हमेशा log में ही होगा, अपॉन में पावर 1 है तो हमेशा किस में होगा, log में ही होगा। तो इसमें चाहो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, लेट 2t माइनस 3 इक्वल कुछ भी मान लो, u मान लिया, x मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, t के रेस्पेक्ट में कर दो, तो t के रेस्पेक्ट में इसका तो 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और u को हो जाएगा du बाय dt। dt को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, अब वैल्यू पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा दिखेगा 1/2t माइनस 3, 2t माइनस 3 की जगह क्या आ जाएगा, u, तो इसकी जगह u लिख देंगे, और dt की जगह क्या आ जाएगा, du बाई 2। अभी 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया, और ये 1/x dx की तरह, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसका log u, और u की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2t माइनस 3। यहां पे भी डायरेक्ट मेथड कर सकते हो, कैसे, ये लिखा हुआ है ऐसे, क्या करेंगे, पावर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए तभी है, तभी अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 1 है तो उसको 1/x का log x होता है, तो 1/x का log 2t माइनस 3 हो जाएगा। फिर अपॉन में क्या करना है, जिसको x की तरह माना है तुम्हें, इसको अपॉन में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन होता है 2t का क्या हो जाएगा 2 और 3 का 0, तो ये हो गया log 2t माइनस 3/2, वही आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो अपॉन में पावर अगर मैक्सिमम 1 होगी तो हमेशा log में ही होगा। ठीक है, चाहे इसके आगे माइनस लगा दो, इसके प्लस लगा दो, तब भी आंसर में क्या आएगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस, या माइनस आ जाएगा, बस ये इतना सा डिफरेंस आएगा। और पावर ध्यान देना, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए तभी log में होगा। अगर 2 हो गई पावर
तो फिर ये लॉग में ही होगा। ठीक है, और देखो, और जैसे हमें मान लो साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का करना है, ये भी हमारे काम में आएंगे आगे। साइन स्क्वायर एक्स का तो कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे पावर में 1 ऐड किया, अपॉन में पावर को लिख दिया, तो पावर वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ एलजेब्रिक एक्स पे लगेगा, एक्स की पावर है, टी की पावर है, तो उन्हीं पे वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो साइन स्क्वायर एक्स, मुझे साइन एक्स का आता है, पावर वाला फॉर्मूला नहीं पता, तो पहले इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पावर में। तो सिंगल पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला लिखा था एक, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लिखा था, डबल एंगल है तो सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो ये लिख देते हैं। देखो कैसा लिखेगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर 1 आ गई। अभी प्लस माइनस वाले को अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 को अलग लिख लेते हैं, dx को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल dx आ जाएगा, और इससे करेंगे तो cos 2x dx होता है। सॉल्व कर लो, dx का इंटीग्रेशन x कुछ भी नहीं ना, कि आगे 1 है मतलब सिंपल x हो जाएगा। और cos 2x का ये तो हमने किया हुआ है अभी, cos 2x का पहले cos x का sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x, और 2x को अपॉन में डिफरेंशिएट कर देंगे 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो sin स्क्वायर x को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, तुम्हें सॉल्व करना है ऐसे सेम इसी मेथड से cos स्क्वायर एक्स को, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। cos स्क्वायर एक्स का तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, होमवर्क इसको सॉल्व करना है। सेम इसी मेथड से होगा जैसे sin स्क्वायर एक्स का किया है वैसे ही। उसको पहले तुम्हें चेंज करना पड़ेगा सिंगल पावर वाले में, फिर सॉल्व करेंगे। और मान लो e रेज़ टू पावर माइनस 2x का करना है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर माइनस 2x का भी वही होगा। चाहो तो तुम सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट करके कैसे, लेट माइनस 2x को क्या कंसीडर कर लोगे, t, डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो चाहो तो तुम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, या dt बाई dx भी लिख सकते हो। तो यहां से dx की वैल्यू जाएगी माइनस dt बाई 2। अब रिप्लेस कर दो, तो देखो रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x की तो t आ जाएगा, और dx की क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई 2। तो ये -1/2 है, इसको बाहर लिख देंगे, और e टू दी पावर t होता है, ये हो गया, और t की जगह क्या लिख देंगे, -2x। डायरेक्ट कैसे करना है, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर -2x का भी -2x ही होगा। और यहाँ क्या करना है तुम्हें, अपॉन में -2x जो भी पावर है उसको डिफरेंशिएट करना है एक बार। तो -2x का डिफरेंशिएशन -2, तो e टू दी पावर -2x -2 को माइनस को चाहो यहाँ लिख दो, तो वही आंसर सेम। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वो हमारे काम के लिए इतने ही करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद है, इसी में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो एक्चुअल में हमारे काम में आता है। ठीक, इंडेफिनेट नहीं आता, हमारे लिमिट्स के साथ आता है, उसको डेफिनेट को समझते। डेफिनेट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लिखते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन का साइन तो लगेगा, कोई भी यहाँ फंक्शन हो सकता है, फंक्शन मतलब साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर या कुछ भी लिख दो, इसकी जगह एफ एक्स की जगह। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ये लोअर लिमिट होती है जो यहाँ लिखते हैं, और यहाँ जो लिखते हैं वो अपर लिमिट होती है। मतलब एफ एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, ए से बी इसकी लिमिट है, ए टू बी। अब मान लो एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे मिल रहा है कोई दूसरा फंक्शन, जैसे जी एक्स, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, साइन एक्स मिल गया, कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो साइन एक्स मिल गया। अब उसके बाद फिर लिमिट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन के बाद फिर लिमिट पुट करेंगे। कैसे? पहले अपर लिमिट लिखते हैं सबसे पहले, मतलब जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां बी लिखेंगे, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, तो लिमिट भी एक्स की वैल्यू है, ये लिमिट एक्स की वैल्यू होती है, तो पहले एक्स का बी लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, फिर एक्स का लिखेंगे ए, और ये हो गया आंसर। इसमें हम कांस्टेंट नहीं लगाते क्योंकि इसमें फिक्स वैल्यू आती है, ये डेफिनेट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सी लगाते हैं प्लस, और जहां लिमिट है वहां कांस्टेंट ही लगाएंगे क्योंकि ये फिक्स एक आंसर होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 1 से 2 लिमिट लगा दी हमने, 1 से 2 लिमिट लगा दी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, करो। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट ध्यान नहीं रखेंगे, पहले इसको करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए हमें, कैसे? पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, और उसी को अपॉन में लिख देंगे। अब लगाएंगे लिमिट, तो कांस्टेंट है उसको तो जाओ बाहर लिख लो, बचेगा एक्स क्यूब। तो पहले क्या करना, एक्स की लिमिट अपर लिमिट लिख दी, जो भी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है अपर लिमिट, तो पहले एक्स की क्या पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करो, एक्स से 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 दिखेगा मुझे, जहां एक्स है वहां पुट करना है, तो एक्स की जगह पहले 2 पुट किया तो 2 टू द पावर 3, फिर क्या करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो 1 का क्यूब। अब ये तुम्हें आता है 2 रेज़ टू पावर 3 8, और 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 7/3, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 7/3 आ गया। सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें लिया हुआ है इस तरह से, सेकंड एग्जांपल, 1/x² पावर, इसको लेते हैं माइनस 3 से 1 ले लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, 3 से 1 करना है, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो 1/x² को करना है 3 से 1 इंटीग्रेट करना है तुम्हें, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इसको, तो पावर कैसे दिखेगी, -2, इसको तो मैं आता है सॉल्व करना है, पहले पावर में 1 ऐड करना है, तो -2 + 1 -1 अपॉन में भी -1, फिर आगे माइनस को तो 1 को इधर ले लो, और x टू द पावर -1 होता है, 1/x होता है, किसको वापस नीचे ले आएंगे तो 1/x, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, तो ये 1/x लिमिट पुट करेंगे। पहले x की क्या लिखेंगे, पहले x की क्या लिखेंगे 1, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर x की क्या लिखेंगे 3। अभी आता है तुम्हें सॉल्व करना, 1 - 1/3 कितना होगा, 1 - 1/3 2/3 होगा, ये आंसर आ जाएगा -2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा, -2/3। क्या किया, पहले इसको सिंपल इंटीग्रेशन किया, इसका ऊपर गया x टू द पावर -2, पावर में 1 ऐड किया, उसको अपॉन में लिख दिया, तो हो गया इंटीग्रेशन। फिर लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट लिखनी है x की जगह, तो x के पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर x के लोअर लिमिट लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन तुम कर सकते हो ऐसे खुद से, इसका आंसर बताना, होमवर्क कमेंट सेक्शन में। 1/√x लिखा हुआ है, ये लिमिट लिखिए 4 to 9, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है इसका आंसर।
सॉल्व करके, ठीक है। और देखो और भी सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स दिया हुआ है, कुछ भी लिख लो। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है, ये बताया हमने। तो 0 से 90 डिग्री लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लिख लो। तो करना क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, पहले लिमिट में भूल जाओ। कॉस एक्स को करवाएंगे पहले इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का साइन एक्स सिंपल। अब फिर लिमिट पुट करेंगे, कैसे, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट लिखो, फिर लगाएंगे माइनस साइन, फिर x की जगह क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, x की वैल्यू 0, पाई बाय 2 दैट मींस 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री 1 और साइन 0 0, तो ये आंसर 1 आ गया, ठीक है। कहीं भी कांस्टेंट नहीं लगेंगे, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, जैसे ऐसा ले लेते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 dx, लिमिट लगा सकते हैं 1 से 2। तो देखो यहां पर देखेंगे तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 अपॉन में, तो जब पावर मैक्सिमम 1 हो तो हमेशा इंटीग्रेशन लॉग में ही होगा। तो यहाँ पे लॉग में होगा, क्या आएगा, लॉग x प्लस 1, सिंपल इंटीग्रेशन करना जैसे होता है। और अपॉन में क्या करते हैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो मतलब 1 आ जाएगा खाली। अब लिमिट लगाएंगे, पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 लिखो, 2 प्लस 1 3, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट x की जगह 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो log a माइनस log b, log a बाई b, ये आंसर हो गया log 3 बाई 2। इसको सॉल्व कैसे किया, देखा पावर मैक्सिमम 1 है तो हमेशा log में होगा, तो log x प्लस 1 अपॉन में इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1। फिर अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की 2, तो 2 प्लस 1 log 3, फिर माइनस साइन, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अब देखो उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है इसका, तो ये काम में आता है हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने में। जैसे मान लो ये कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, फंक्शन है, ऐसे बना हुआ है x1 से x2 तक। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका, ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, तो इसको हम ऐसे छोटी छोटी ऐसे लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये इससे छोटे छोटे स्क्वायर बना लिए हमने। इन सारे स्क्वायर का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। फिर भी ये जो पोर्शन, ये ट्रायंगल वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको हमने काउंट नहीं किया है, ये नहीं बचे, तो इनको भी काउंट कर ले, इनको भी काउंट कर ले। तो जो ट्रायंगल, जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, इन रेक्टेंगल की विड्थ को अगर मैं और कम कर लूं, मतलब बहुत पतला कर दूं रेक्टेंगल की विड्थ, इतना पतला पतला रेक्टेंगल बना लूं, एक रेक्टेंगल, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो रेक्टेंगल को और बहुत छोटे छोटे कर ले हम, और उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दो, तो पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो विड्थ लेते हैं, ये बहुत ही स्मॉल विड्थ लेते हैं, ध्यान देना, ये जो विड्थ लेंगे ये बहुत ही स्मॉल लेंगे, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बनाएंगे, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बन जाएंगे ऐसे, बहुत पतले पतले। यहाँ पर तो फिर भी शो करने के लिए हमने थोड़ा थिक बना दिया, ये तो बहुत ही पतला होता है ये। तो इसकी थिकनेस बहुत कम है, मतलब x की वैल्यू बहुत कम है, तो x की वैल्यू बहुत कम होगी, तो इस थिकनेस को हम dx मान लेते हैं। यहाँ फंक्शन की वैल्यू fx और ये इतना सा dx, तो इसका एरिया हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया
एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स और इसकी विड्थ डी एक्स। ये एरिया हो गया इतने से पोर्शन का। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल, सबके एरिया को ऐड करना, तो स्मॉल 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 पार्ट्स को ऐड करना, स्मॉल 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 पार्ट्स को ऐड करना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है। मतलब इसको क्या कर देंगे हम, टोटल एरिया जब निकालेंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट करेंगे x1 से और कहां तक, x2 तक। तो एरिया जब निकालेंगे तो एरिया हम निकालेंगे कैसे, इंटीग्रेशन से। एरिया अंडर द कर्व को फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो ये एक एप्लीकेशन है, इसको हम काम में लेंगे आगे, तो ध्यान रखना है। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलेगा, ये एरिया अंडर द कर्व ही है, टोटल एरिया या एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। जो यहां पर जहां से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लिमिट हो जाएगी और जहां तक जा रहा है वो अपर लिमिट हो जाएगी। मतलब x1 से x2 इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे एवरेज निकालते हो नॉर्मली एवरेज कैसे निकालते हो, नंबर का सबको सम करते हो और जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मल एवरेज होता है। और हमें किसी कंटिन्यूअस मतलब sin x की एवरेज वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूअस फंक्शन cos x की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके लिए भी इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे, एवरेज वैल्यू जैसे मान लो एफ एक्स है, एवरेज वैल्यू के लिए ये वाला ब्रैकेट हम यूज में ले सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट। और कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक निकालनी। इस ब्रैकेट का मतलब एवरेज वैल्यू होता है, ए टू बी एवरेज वैल्यू फंक्शन की। तो क्या करेंगे, इसको एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सबको वैल्यूज को ऐड करेंगे ए से बी तक, इंटीग्रेशन का ऐड करना, और जितना नंबर होगा उसी से डिवाइड कर देंगे। ए से बी तक इसका नंबर आ रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मली ये dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट पुट करेंगे तो ये 1/b माइनस ए ही दिखेगा, हमें यही मिलेगा हमेशा। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये भी हमारे काम में आएगा फॉर्मूला, एवरेज वैल्यू निकालेंगे आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें। तो कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन, उसकी जैसे sin x की या cos x की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, sin स्क्वायर x की, cos स्क्वायर x की। तो ये एवरेज वैल्यू फाइंड करने का मेथड है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है होमवर्क में। और कमेंट सेक्शन में बतानी है आंसर क्या आएगा। एक तो sin x की बतानी है एवरेज वैल्यू, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जीरो से 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है, कितना आएगा। और एक बतानी है तुम्हें sin स्क्वायर x की एवरेज वैल्यू, ये दोनों सॉल्व करना है। sin स्क्वायर x की और sin x की एवरेज वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई में, इसी फार्मूला से निकलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हो गया ये, और इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलस में नहीं पढ़ेंगे हम, बेसिक में। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं हम, वही एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। एक ओरिजिन होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, सारी डिस्टेंस उससे मेजर करते हैं ओरिजिन से। ठीक है, और ये फिक्स्ड एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, और एक और होती है थर्ड जेड एक्सिस। चाहो तो जेड एक्सिस को ऐसे बना सकते हैं, ये जेड एक्सिस होती है ऐसे इधर। ठीक है,
और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उस जेड एक्सिस को हम ऐसे बना देते हैं इधर इस तरफ। एक्चुअल में जेड एक्सिस ये होती है, ये इधर, ये ऐसा एक्स है, ये वाई है, तो जेड ये होगा, तो तीनों परपेंडिकुलर होती है आपस में, एक्स वाई भी परपेंडिकुलर, वाई जेड भी परपेंडिकुलर और एक्स जेड भी परपेंडिकुलर, तो ये सब परपेंडिकुलर होती है। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन ओ, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0,0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होती है यहाँ पर, वाई की वैल्यू 0 होती है और जेड की वैल्यू 0 होती है। कोई भी अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, जैसे मान लो पॉइंट पी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो अगर एक्स वाई है सिंपल, तो एक्स को हम वाई लिख देंगे बस, जेड एक्सिस नहीं ले रहे, सिर्फ एक प्लेन में ले रहे हैं, एक प्लेन में ले रहे हैं तो खाली एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है। और अगर किसी 3D में ले रहे हैं, 3 डायमेंशन में, तो एक और एक्सिस लेनी पड़ेगी, थर्ड एक्सिस, एक्स और वाई। जब एक्स और वाई है खाली, तो 2 डायमेंशन है, प्लेन है, मतलब 2 डायमेंशन मतलब 2 ही एक्सिस है, और 3 डायमेंशन में थर्ड एक्सिस भी लेंगे, और थर्ड एक्सिस लेंगे तो उसका भी कोऑर्डिनेट लेंगे। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है हमें, कितना डिस्टेंस है इसका, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लो P है पॉइंट, वो है x1, y1, z1, और दूसरा है x2, y2, z2। इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस हो जाएगी, जैसे मान लो P यहां पर है, Q यहां पर है, इसके x1, y1, z1 है, और इसका x2, y2, P से Q की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, और Q हो जाएगा x2, y2, z2। तो P से Q की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रहेगी PQ डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ओवर, ये तुम्हें पता होगा पहले से पढ़ा होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो दो पॉइंट्स है कोई भी, उनके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, दूसरे का x2, y2, z2, तो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड नंबर पे लिखा होगा y कोऑर्डिनेट होगा, जो थर्ड नंबर पे लिखा होगा z कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। बाकी ज्यादा डिटेल में तो मैथ्स में पढ़ते हो कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जैसे एब्सिस का वो x कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, तो वो सब मैथ्स के पोर्शन में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से। अभी हमें सिंपल फॉर्मूलाज वगैरह लिखेंगे जो हमारे काम में आएगा। तो ऐसे एक फॉर्मूला हो गया, एक हम लिख सकते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो सबसे सिंपल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की, हम जिससे शो करते होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ध्यान देना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y और x तो कोऑर्डिनेट हो गए, वेरिएबल हो गए, ये x वेरिएबल हो गया, y वेरिएबल हो गई, m और c क्या है यहाँ पर, तो उसको हम पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हैं फिर देखते हैं। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x, ये y, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दी मैंने। अब इसमें mx क्या है और c क्या है, तो ये जो c जो लिखा हुआ है ये c होता है, ये जो इंटरसेक्शन बाय एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन कट कर रहा है, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये जो वैल्यू है ये c के इक्वल है, यहां से यहां तक। ये जो लेंथ है ये लेंथ c होगा, ये जो भी y की वैल्यू होगी वो c होगी। तो हियर पहले c लिख दें, c ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन होगा वो c होगा। और m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ लाइन। और इसको हम tan थीटा से भी बता सकते हैं, tan थीटा
थीटा ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये थीटा होगा और उसको tan थीटा से निकाल सकते हैं। किससे निकालेंगे? tan थीटा से। मान लो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 45। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 45 इक्वल्स टू 1। तो m का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं और स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट से, tan थीटा से। तो एक इक्वेशन तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमें ऐसा दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब तुमसे बोला इस लाइन में ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करना तो बहुत इजी है। कैसे? ये x ये y, ठीक है। अब ड्रॉ करना कितना इजी है? कैसे? किसी भी पहले x या y में से किसी भी एक वैल्यू को जीरो कर दो। पहले मान लो मैंने x को जीरो कर दिया, तो जैसे यहाँ जीरो रखूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो, y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो जैसे मान लो ग्राफ में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो एक पॉइंट ये हो गया 3। ठीक है, चाहो तो उसको 0,3 लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। फिर दूसरा पॉइंट ढूंढेंगे एक और, उसमें क्या करेंगे? अब y को जीरो कर दो, तो जैसे मैं y को जीरो करूंगा 3 इधर जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और इनके बीच में -3/2 मतलब 1.5। तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, इसको जवाब ऐसे लिख लो -3/2, 0। तो दो पॉइंट मिल गए। अब मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, सिंपल। ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें इसमें m और x की वैल्यू बतानी है, सॉरी m और c की वैल्यू, तो कंपेयर करके बता सकते हो। y इक्वल्स टू क्या होता है? mx प्लस c। हियर m कितना है कंपेयर करने पर? 2 और c कितना आ रहा है? 3। तो ये जो लेंथ है ये कितनी? ये 3 है और जो स्लोप है वो 2 है। स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू, ये थीटा होता है और tan थीटा स्लोप। उसको चाहो तो तुम यहाँ प्रूव भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ये 3 है और ये कितना है? ये लेंथ 3/2 है और ये लेंथ 3 है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/3/2। 3 और 3 कैंसिल, 2 पर पहुंच जाएगा। तो ये स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, तो ये आगे 2 के इक्वल। तो ये लाइन है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमसे उल्टा पूछा जाता है। उल्टा कैसे? हमें लाइन दे देंगे और उसकी इक्वेशन बनानी रहेगी। हमें क्या मिल जाएगी? लाइन, और उसकी क्या बनानी रहेगी? इक्वेशन। उसको देखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया x, ये y, ये लाइन दे दी, ठीक है। ये वाली लेंथ दे दी हमें, या फिर इसके चाहो तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो तुम। तो इसकी लेंथ दे दी हमें कितनी? इसको लिख देते हैं 0,4, तो इसको लिख देते हैं -2,0। ऐसे में दे दिया मान लो। अब इसका बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो c तो क्या होता है? ये जो इंटरसेक्शन है, ये लेंथ। तो ये लेंथ कितनी है? 4। तो यहाँ पर c की वैल्यू तो मिल गई मुझे क्या? 4। और m क्या होता है? tan थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? tan थीटा। tan थीटा निकाल सकते हैं कैसे? ये 4 है लेंथ और ये कितनी है? 2। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 4/2 मतलब 2। पुट कर दो m की वैल्यू और c की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे? 2x प्लस 4। तो ये लाइन दिया हुआ, इसका इक्वेशन ऐसे बना लिया हमने, सिंपल। ठीक, और देखते हैं। ऐसे ऐसे बना रहे, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये x है, ये y, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम 0,5, इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 3,0।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही ये जो इंटरसेक्शन है ये सी है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है उसमें सी की वैल्यू मुझे पता चल रही है कि लेंथ जो है ये 5 के इक्वल, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 5। अब tan थीटा निकालना है, तो यहाँ ध्यान देना है हमेशा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेना है, तो m इक्वल्स टू होता है हमारा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है, पर मैं यहां पर इसको अगर मैं कोई दूसरा एंगल मान लो, मतलब 180 माइनस थीटा, इसको 5 मान लें, तो देखो tan फाइव की वैल्यू मैं बता सकता हूं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 5 के इक्वल ये वाला एंगल, तो tan फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/3। अब 5 की जगह क्या लिख देंगे हम, 180 माइनस थीटा, और ये हमने पढ़ा हुआ है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू देंगे हमारे पास -5/3, मतलब m आ गया हमारे पास -5/3। तो इतना सब कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली कैसे ध्यान रखेंगे, अगर ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब ऐसे बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस है, लेस देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो tan थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। जो भी किसी भी तुम ट्राइंगल बना लो, ऐसे ट्राइंगल बना लो, tan थीटा निकाल लो, वो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पर अगर जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है पॉजिटिव के साथ, जैसे इस तरह से यहाँ पर इस केस में बन रहा है, तो इसमें तुम सिंपल ये राइट एंगल ट्राइंगल निकालो, इससे tan थीटा निकालो, सिंपल tan थीटा की वैल्यू आएगी, और उसको नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा अगर tan आता है तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे लाइन बनी हुई है, तो जो एंगल है वो लेस देन 90 है, लेस देन 90 तो स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप जो आएगा m की वैल्यू जो आएगी वो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर ऐसे लाइन बन रही है तो। और अगर लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, तो इसमें ये जो एंगल बन रही है ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है 90 से ज्यादा, और जब एंगल 90 से ज्यादा होगा तो m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर -5/3 है। अब करना क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू m की जगह क्या हो जाएगा -5/3 x, और c की जगह 5। ठीक है, अब कुछ तो होमवर्क करना है, मैं लाइन बना देता हूं, उसकी इक्वेशन तुम्हें कमेंट सेक्शन में बतानी है। जैसे फर्स्ट हो गया, एक लाइन ऐसे पास होगी इस तरह से, ठीक है। चलो एंगल भी बना देता हूं मैं, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। एक तो इसकी बतानी है पहला, सेकंड वाला ऐसे लाइन है, ये x ये y, ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको लिख देते हैं हम 0, -2, और इसको लिख देते हैं 2, 0। एक इसको बताना है, तो ये दोनों होमवर्क है, ये दोनों तुम्हें आंसर बताने कितना आएगा, मतलब लाइन की इक्वेशन बतानी है इसकी और इसकी दोनों की, तो तुम ट्राई करना और बताना। और एक सिंपल फॉर्मूला देखो बना देते हैं, जैसे मान लो एक और फॉर्मूला लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है वहां से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे मान लो ये से दिया हुआ है, एक पॉइंट यहां पर हो गया x1, y1, दूसरा पॉइंट यहां हो गया x2, y2। चाहो तुम कहीं भी ले सकते हो 2 पॉइंट, एक यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी 2 पॉइंट ले सकते हो इस जगह से, जरूर नहीं यहां पर ही लो, इस जगह पहला पॉइंट ले सकते हो, दूसरा पॉइंट यहां ले सकते हो, पहला पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां, पहला पॉइंट यहां, दूसरा पॉइंट यहां,
तो कहीं पर भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, और उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये ऐसे y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है। यहां पर ये जो लिखा है ये स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन x के साथ जो भी आएगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा स्लोप होगा लाइन का। तो 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, तो दो पॉइंट है कि x1 y1 दूसरा x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो लाइन दी हुई है तो उसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं इस तरह से। तो स्ट्रेट लाइन में इतना हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल इक्वेशन और ग्राफ देख लेते हैं, जैसे सर्कल एंड एलिप्स। एक सर्कल और एलिप्स है, तो सर्कल देखो कैसा दिखता है, सर्कल दिखेगा हमें ये सर्कल हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये सेंटर जो है इसका ओरिजिन है, रेडियस इसकी आर मान लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सिंपल इक्वेशन सर्कल की, ठीक है। और भी इक्वेशन होती है इसकी, अगर सेंटर कहीं और चला गया तो क्या होगा, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो सेंटर यहां पर कहीं पर है, ए कोमा बी पर, यहां पर आगे सेंटर, तो इसको फिर ऐसे लिख देंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस इसकी आर स्क्वायर। तो ये ए कोमा बी इसका सेंटर हो जाएगा, आर रेडियस। और ज्यादा डिटेल में फिर मैथ्स में पढ़ोगे तुम, जब सर्कल पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, सेम होना चाहिए, तो वो सर्कल होता है। और एलिप्स, एलिप्स कैसे दिखेगा हमें, इस तरह से, एक्स और वाई, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां अपॉन में एक्स और वाई दोनों के जो कोफिशिएंट होंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, वो अलग अलग होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ये 2a के इक्वल होगी, इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो मेजर एक्सिस होती है, ठीक है। और दूसरी वाली ये लेंथ हो जाएगी b के इक्वल, 2b के इक्वल। यहां जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, उसमें जो a होगा उसका जस्ट डबल वैल्यू ये लेंथ होगी, और यहां जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर, उसमें बी का जस्ट डबल लेंथ ही होगा। तो मेजर एक्सिस, ये माइनर या सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हैं, सॉरी माइनर एक्सिस बोल सकते हैं। तो इलिप्स में क्या होता है, इसमें सर्कल में और इलिप्स में क्या डिफरेंस है, शेप से पता चल जाएगा तुम्हें। इसमें सेंटर, जैसे मान लो ये सेंटर है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी सेम रहेगी, इसमें अलग अलग रहेगी, एक लेंथ ज्यादा होगी दूसरी लेंथ कम होगी। तो इलिप्स ऐसा दिखेगा तुम्हें, और इसकी इक्वेशन ये होगी। तो ये इलिप्स है और वह सर्कल, तो ये डिफरेंस है इसमें। एक देख लेते हैं पैराबोला, ठीक है, इसके ग्राफ भी बनाएंगे हम, पैराबोला के काम में आएगा हमारे।
तो जैसे ऐसे दिया हुआ है, मान लो y इक्वल्स टू सिंपल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x की का तुम कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर, मतलब इसके साथ 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है, ये x है, ये y है, इस तरह से जो ग्राफ बनेगा ये हमारे काम में आएगा ग्राफ, इसको हम बनाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे आगे उसमें, इस तरह से ग्राफ। तो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर कितनी पावर है 2, तो पैराबोला कैसे पता चलेगा, जो वेरिएबल है y वो x पे डिपेंड कर रहा है, और जो x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो हमेशा ग्राफ पैराबोला बनेगा। और इसके लिए पर्टिकुलर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ चाहो तो 4 लिख दोगे तब भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, यहाँ से 6 लिख दोगे तब भी ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। मान लो अगर ये ऐसे लिखा हुआ y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा, फिर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा ऐसे, और एक्स स्क्वायर जब नेगेटिव होगा तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये ग्राफ में ये चीज ध्यान रखेंगे हम, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा पैराबोला, माइनस में तो नीचे की तरफ खुलेगा। तो कुछ ग्राफ जब बनाएंगे तब मैं बताऊंगा ऐसे, इस तरह से पैराबोला के ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये पैराबोला को सिंपल ऐसे तुम ध्यान रख सकते हैं ग्राफ से। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x, उनके भी ग्राफ बना लेते हैं। x इधर sin x, तो sin x का ग्राफ बनाना है, तो sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे साइनसोइडल वेव फॉर्म। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, ये वाली वैल्यू -1, और एंगल ये ठीक है, ये सेम रहेगी, हाइट इधर ज्यादा बन गई। यहाँ पे 0 एंगल की वैल्यू, तो साइन 0 0 होता है, फिर 1 होता है π/2 पर, साइन π/2 1, फिर पाई पे वापस 0, फिर ये वैल्यू होती है 3 π/2, मतलब 270 डिग्री पे -1 और 2 पाई, ये कंप्लीट हो गया। अब रिपीट होता रहेगा ऐसे, फिर रिपीट होता रहेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ साइन एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का भी बना लेते हैं। तो cos x में 0 पे जब होता है cos, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, और ग्राफ फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, cos 0 पे 1, फिर π/2 पर 0, फिर पाई पर -1, cos पाई -1 होता है, फिर 3 π/2 पर 0 और 2 पाई पर वापस 1 हो जाएगा, फिर रिपीट होता है। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ कंप्लीट, अब फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, sin x का 0 से, बनता दोनों वेव फॉर्म में। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं दोनों को। ठीक है, इसके अलावा e⁻x का भी देख लेते हैं ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये e⁻x है, तो इसका ग्राफ जो होता है ये ऐसे बनता है, इस तरह से e⁻x है। पर ये हमारे काम में नहीं आता, हमारे काम में आता है e⁻−x, जैसे लिखा हुआ है यहाँ। 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ax लिख दो। तो इसका ग्राफ जो है ये ऐसा बनेगा।
y लिख लें, तो ये ऐसे इस तरह से ग्राफ बनता है, ये इंफिनिटी तरह जाता रहेगा धीरे धीरे, यहाँ टच नहीं करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा हो वहां से आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो भी वैल्यू है जैसे बी है तो ये इस तरह से बना सकते हैं इसका ग्राफ को। तो इस वाले ग्राफ को हम बनाएंगे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें फिजिक्स में। तो ये ऐसा ग्राफ इस तरह से बनता है e⁻⁻x का। इसके अलावा एक और ऐसे दिया हुआ है a1 - e⁻, इसका भी ग्राफ बनाएंगे हम। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनता है इस तरह से, मैक्सिमम वैल्यू इसकी a हो जाएगी। तो 1 - e⁻x है, ठीक है। तो इसका ग्राफ यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे और ऐसा बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा इस वाले फंक्शन का। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे काम में आएंगे, तो इनको हम ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से कुछ ग्राफ्स। ठीक है, बहुत शॉर्ट में सिर्फ हमने आइडिया दिया है, यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ाया कुछ भी, सिर्फ आइडिया दिया है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि वहां जब हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो उनको भी ऐसे आइडिया से बनाएंगे। एक और बना लेते हैं, जैसे इस तरह से अगर कोई है ऐसे लिखा y = 1/x, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। इसका जो शेप होता है उसको, और ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, y इधर है x इधर है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा मैं, y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे तुम्हें y/1/x² का बनाना है तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसको हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, पर शेप ऐसा ही रहेगा ऑलमोस्ट। दोनों में चेंज क्या है, कर्व का। यहाँ पे कर्व थोड़ा कम रहेगा, वहां पर कर्व थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा, 3 कर दो और कर्व बढ़ जाएगा, पावर 4 करूंगा और ज्यादा कर्व बन जाएगा, पर शेप ऐसा ही आएगा। पावर 1 हो, 1/2 हो, यहाँ पर 1/2 करोगे तब भी ऐसा शेप दिखेगा, 2/3 करोगे तब भी ऐसा शेप दिखेगा, पावर को 3 करोगे तब भी ऐसा शेप दिखेगा। ध्यान रखना इनवर्स में होना चाहिए, शेप ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसा लिख लो x⁻n, और n कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। 1/2, 2/3, 3, 4, 5 ग्राफ ऐसा ही बनेगा। तो इन ग्राफ्स को तुम ध्यान रख सकते हो, इनको बनाएंगे हम। इसका ग्राफ y = 1/x को बना सकते हैं, 1/x² का। तो ये सब हम ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिक मैथ्स में हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ये सब। ठीक है, बेसिक आइडियाज है, कोई डिटेल में नहीं है। जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उनको हम वहां पर एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ये यहाँ पर हमने बताया था तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इस लाइन की इक्वेशन ऐसे बनेगी। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये इलिप्स को शो कर रहा है। तो ये सब हल्का फुल्का बताएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, ये ज्यादा टफ नहीं आएगी इक्वेशन, सिंपल आएंगे सब। डिफरेंशिएशन भी जो आएंगे वो भी सिंपल ही होंगे, इंटीग्रेशन जो आएंगे वो भी सिंपल ही होंगे। तो उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो जो तुम्हारा होमवर्क है उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आंसर को। लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें होमवर्क दिया था तो वो तुमने कमेंट सेक्शन में किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया है। तो इसका ध्यान रखना है तुम्हें कि जो होमवर्क है वो करना है और उसको शो भी करना है कि सर हमने होमवर्क कर लिया है, ये हमारा आंसर आया है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पोर्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर भी एक बेसिक पार्ट है जिसको हम काम में लेंगे। जैसे ये सब हमने पढ़ा, ये बेसिक था ये। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर्स भी पढ़ेंगे हम, वो भी बेसिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो भी पढ़ा है हमने बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, तो इसमें से जो भी तुम्हें डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और हिचकिचाहट नहीं करनी, क्योंकि हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो सीख रहे हैं तो तुम्हें, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो तुम कैसे बताओगे, वो तुम बताओगे किसमें, कमेंट सेक्शन में कि सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
नहीं तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखोगे तो मैं तो ऐसे पढ़ाता चला जाऊंगा और तुम्हें फिर कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हें बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर ये होमवर्क है, इसका आंसर ये है, और या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आई, तो उसको फिर हम बताएंगे। ठीक, तो इतना सा तुम्हें करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।